जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पॉलिटी का रिवीजन करेंगे और यह जो लेसन है पॉलिटी का अंतिम लेसन है। पॉलिटी का कौन सा लेसन है? अंतिम लेसन है अंतर्राष्ट्रीय संबंधे। इस लेसन का नाम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधे। अब ये समझते हैं कि पहली दुनिया थी वो क्या थी या पहली दुनिया क्या है? तो अमेरिका अमेरिका तथा उसके सहयोगी देशों को पहली दुनिया कहते हैं। पहली दुनिया किसे कहते हैं? तो अमेरिका तथा उसके सहयोगी देशों को पहली दुनिया कहते हैं। दूसरी दुनिया किसे कहते हैं? तो रूस से तथा उसके सहयोगी देशों को दूसरी दुनिया कहते हैं। तीसरी दुनिया वैसे विकासशील देश जो किसी भी गुट में नहीं गए, उसे तीसरी दुनिया या दक्षिणी दुनिया कहते हैं। जैसे भारत है वह किस दुनिया में आता है? तो तीसरी दुनिया में वो आता है। उसके बाद अगला टॉपिक है राष्ट्र संघ यानी कि लीग ऑफ नेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रथम विश्व युद्ध पूर्णतः 1919 के वर्साई के संधि के द्वारा समाप्त हुआ। इसके समाप्ति के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे उस समय? तो वुडरो विल्सन ने जिनेवा में लीग ऑफ नेशन की स्थापना 10 जनवरी 1920 को किया। यह लीग ऑफ नेशन उस समय विश्व से मलेरिया उन्मूलन में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। लीग ऑफ नेशन के पास अपनी कोई सेना नहीं थी। जो लीग ऑफ नेशन है इसके पास अपनी कोई सेना नहीं थी। इसका मुख्यालय जिनेवा तथा सभी कार्यालय भी जिनेवा में था। इसका मुख्यालय कहाँ था? लीग ऑफ नेशन का, तो जिनेवा में। जिस देश को उसका सदस्य यानी कि लीग ऑफ नेशन का सदस्य बनना था, उसे अपनी संसद से पहले अनुमति लेनी होती थी। इसका संस्थापक कौन था? तो अमेरिका खुद अपनी संसद से इसकी अनुमति नहीं ले सका। इस संगठन ने जापान द्वारा चीन पर आक्रमण नहीं रोक सका। यानी कि यह जो संगठन था लीग ऑफ नेशन, जापान ने द्वारा चीन पे आक्रमण किया गया था तो उसे नहीं रोक सका। लीग ऑफ नेशन ने उस समय कुछ नहीं किया जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसी घटना के कारण द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया और लीग ऑफ नेशन का अस्तित्व समाप्त हो गया। उसके बाद अगला संघ आता है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ। कभी कभी एग्जाम में यूएनओ का फुल फॉर्म भी आ जाता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन। लीग ऑफ नेशन की असफलता के बाद यूएनओ की स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य तृतीय विश्व युद्ध को रोकना तथा सभी देशों में आपसी समन्वय स्थापित करना था। यूएनओ के पास अपने सदस्य देशों के सहयोग से अपनी सेना उपस्थित है। यानी कि यूएनओ के पास क्या है? तो इसके सदस्य जो भी देश है उसके सहयोग से इसके पास से अपनी सेना है जो उसे शक्ति प्रदान करती है। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में की गई। इसका स्थापना का मुख्य श्रेय रूसवेल्ट कहाँ के थे? तो यूएसए, चर्चिल ब्रिटेन के, स्टालिन रूस के, जॉर्ज क्लेमेंसो फ्रांस को जाता है। जो यह यूएनओ है इसके स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो रूसवेल्ट, चर्चिल, स्टालिन और जॉर्ज क्लेमेंसो को जाता है। यूएनए के 6 अंग है। यूएनओ के कितने अंग है? तो यूएनओ के 6 अंग हैं। पहला है न्यास यानी कि ट्रस्ट। पहला अंग कौन सा है? तो ट्रस्ट है। या यूएनओ के लिए सदस्य देशों के सहयोग से धन उपलब्ध कराता है। जो यह ट्रस्ट है क्या उपलब्ध कराता है? तो धन उपलब्ध कराता है। दूसरा जो अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। इंटरनेशनल, यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे। यह नीदरलैंड के शहर हेग में है। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है यह कहाँ पे है? तो यह नीदरलैंड के शहर हेग में है। इसमें 15 जज है। इसमें यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 जज होते हैं। इसके एक जज का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। यह जो कार्यकाल है बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जज का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 9 वर्षों का होता है। भारतीय जज दलबीर भंडारी इसमें कार्यरत हैं। नरेंद्र सिंह दत्ते पहले ऐसे भारतीय जज थे जो इस न्यायालय में पहुंचे थे। यानी कि सबसे पहले जज कौन थे जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहुंचे थे? तो नरेंद्र सिंह दत्ते थे। उसके बाद इसका तीसरा अंग है सचिवालय। यूएनओ के सभी कार्य सचिवालय के अधीन आते हैं। महासचिव इस सचिवालय पर निगरानी रखता है। पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस वर्तमान महासचिव हैं। जो इसके महासचिव का नाम वर्तमान में तो एंटोनियो गुटेरेस हैं। नॉर्वे के त्रिम्बेली इसके पहले महासचिव थे। इसके पहले महासचिव कौन थे? तो नॉर्वे के त्रिम्बेली थे। घाना के कोफी अन्नान तथा दक्षिणी कोरिया के वान की मून ने 2 बार महासचिव रहे थे। यानी कि यह जो संस्था थी ना, इससे संस्था के
2 बार महासचिव कौन-कौन रहे थे? तो घाना के कोफी अन्ना ने और दक्षिणी कोरिया के वान की मून रहे थे। महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। चौथा अंग इसका महासभा, महासभा यानी कि जनरल असेंबली या यूएनओ, यूएनओ का सबसे बड़ा भाग है। यूएनओ के सभी सदस्य देश महासभा का सदस्य हैं। इसे विश्व का लघु संसद, इसे विश्व का लघु संसद ही कहा जाता है। इसका अधिवेशन वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य बुलाया जाता है, जो सामान्यतः प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में न्यूयॉर्क में होता है। वर्तमान में इसमें 193 देश हैं। वर्तमान में इसमें कितने देश शामिल हैं? तो इसमें 193 देश हैं। दक्षिणी सूडान है इसका नवीनतम सदस्य है, जो 2011 में जुड़ा। महासभा अध्यक्ष के अधीन रहता है। जो महासभा होता है वह अध्यक्ष के अधीन रहता है। अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। विजय लक्ष्मी पंडित अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। इसकी अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित थी। किसी नए देश को यूएनओ के अंग बनाने के लिए महासभा तथा सुरक्षा परिषद से अनुमति लेनी होती है। उसके बाद है पांचवा अंग कौन सा है? तो सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल। यह पूरे विश्व में कल्याणकारी कार्य को करता है। इसके कई अंग हैं, यानी कि सामाजिक एवं आर्थिक परिषद के भी कई सारे अंग हैं, जिसमें सबसे पहला अंग है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ की स्थापना जो हुआ था 1919 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है आईएलओ का? तो इसका मुख्यालय जिनेवा में है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक नागरिक उड्डयन संगठन आईसीएओ। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1944 में इसकी स्थापना हुआ था, और इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो मॉन्ट्रियल में इसका मुख्यालय हो जाएगा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1945 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय रोम में हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में की गई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? IMF का तो वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक का स्थापना 1945 में हुआ था। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1945 में। इसके मुख्यालय की बात की जाए विश्व बैंक का, तो वाशिंगटन DC में भी इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड यूनिसेफ का रिपोर्ट भी बहुत बार आता है। तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड की स्थापना 1946 में की गई थी, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसका मुख्यालय कहाँ पे? तो न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना 1948 में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1948 में। और WHO का मुख्यालय कहाँ पे है? तो जिनेवा में इसका मुख्यालय हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व मौसम विभाग यानी कि WMO की स्थापना 1951 में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1951 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो जिनेवा में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण यानी कि WMO। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी, और इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में। कहाँ पे? वियना कहाँ पे? तो ऑस्ट्रिया में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन यानी कि IMO की स्थापना 1958 में की गई थी। IMO की स्थापना कब की गई थी? तो 1958 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? तो लंदन में इसका मुख्यालय हो जाएगा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका भी बहुत ही सारा रिपोर्ट प्रकाशित होता है, और इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। यूएनडीपी की स्थापना कब हुई थी? तो 1965 में, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1966 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पे? तो वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC का स्थापना 1992 में हुआ था। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1992 में, और इसका मुख्यालय की बात करें तो वान जर्मनी। कहाँ पे? तो वान जर्मनी में इसका मुख्यालय है। अगला है विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना 1995 में की गई थी, और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC की स्थापना 2006 में हुई थी, और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इसका मुख्यालय कहाँ पे? जिनेवा में। यह विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार देता है। अब है यहाँ पे आप छठा अंग करेंगे। छठा अंग इसका है सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल। इसका दायित्व पूरे विश्व में शांति स्थापित करना है। इसे दुनिया का पुलिस मैन कहते हैं। जो सुरक्षा परिषद है इसे दुनिया का क्या कहा जाता है? तो पुलिस मैन कहा जाता है। इसमें 10 अस्थायी तथा पाँच अस्थायी सदस्य हैं, अर्थात इसमें कुल 15 सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो कुल 15 सदस्य हैं। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। जो भी अस्थायी सदस्य थे उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 2 वर्षों का।
अस्थायी सदस्य आजीवन रहते हैं। इन्हें एक विशेष शक्ति प्राप्त है जिसे वीटो कहते हैं। इस वीटो के माध्यम से वे किसी भी प्रस्ताव को रोक सकते हैं, अर्थात किसी भी प्रस्ताव को पारित कराने के लिए पांचों सदस्यों का सहमत होना आवश्यक है। और ये 5 देश कौन-कौन से हैं जो अस्थायी सदस्य के रूप में हैं? तो पहला है अमेरिका, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा फ्रांस है, चौथा रूस है और जो 5वां है चीन है। भारत का इसे अस्थायी सदस्य बनने में जो बाधा डालता है, यह चीन बाधा डालता है। नेक्स्ट टॉपिक है भारत को वीटो क्यों मिलना चाहिए? यानी कि यहाँ पे क्यों नहीं होना चाहिए? यहाँ पे भारत को वीटो अभी तक क्यों नहीं मिला है, इसके बारे में देखते हैं। तो पहला कारण है कि भारत को यूएनओ में दिया जाने वाला बजट बहुत कम है। क्या है? बहुत ही कम है। कश्मीर मुद्दा अभी भी भारत-पाकिस्तान के बीच विवादित है। और जो तीसरा कारण है, भारत जो है वह सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया है और परमाणु बम रखे हैं। चौथा कारण है कि सभी वीटो सदस्य भारत के पक्ष में नहीं है, यानी कि स्पेशल तौर पे जो चाइना है वह भारत के पक्ष में नहीं है। भारत को वीटो मिलने का कारण क्या है? यानी कि भारत को वीटो पावर क्यों मिलना चाहिए, यानी कि अस्थायी सदस्यता क्यों मिलनी चाहिए? तो पहला जो कारण है, भारत का बजट भले ही कम है, किंतु भारत यूएनओ को बड़ी संख्या में दवाइयाँ तथा सेना उपलब्ध कराता है। जो दूसरा कारण है यूएनओ के डिस्कशन सॉरी डिक्सन आयोग का कहना है कि कश्मीर एक क्षेत्रीय मुद्दा है। क्या है? तो जो डिक्सन आयोग है वो कहता है कि कश्मीर एक क्षेत्रीय मुद्दा है, ना कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा। अतः यूएनओ को क्षेत्रीय मुद्दे में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट अगला कारण है कि भारत जो है वह भले सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया है और परमाणु बम रखे हुए हैं, किंतु भारत की नीति है कि वह पहले परमाणु बम का प्रयोग नहीं करेगा। अतः भारत अपना परमाणु बम सुरक्षा के उद्देश्य से रखा है। अगला कारण है कि भारत यूएनओ का संस्थापक के सदस्य है। भारत जो है वह यूएनओ का क्या है? तो संस्थापक के सदस्य है, क्योंकि भारत 1945 में ही यूएनओ का सदस्य बन गया था। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये भी कारण है। अगला कारण, छठा कारण, भारत किसी भी गुट का सदस्य नहीं है। नोट पॉइंट है कि भारत के अस्थायी सदस्यता में सबसे बड़ी बाधा चाइना है। कौन सा है? तो चाइना सबसे बड़ी बाधा बनता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो भाषा है यूएनओ में मान्यता प्राप्त 6 भाषाएं हैं। किन 6 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो सबसे पहला है अंग्रेजी, फ्रेंच, अरेबिक, स्पेनिश, रसियन यानी कि रूस की जो भाषा है, चाइनीज यानी कि मंडारिन। इन 6 भाषाओं को यूएनओ में मान्यता प्राप्त है। अंग्रेजी तथा फ्रेंच यूएनओ की कर्मचारी भाषा है। सबसे नवीन भाषा अरबी है। सबसे नवीन भाषा कौन सी है? तो अरबी है। उसके बाद अगला टॉपिक है विश्व की अन्य प्रमुख संस्था या समूह, जिसमें सबसे पहला आता है जी4 क्या है? तो यह 4 देशों का एक संगठन है। जी4 क्या है? तो यह 4 देशों का एक संगठन है जो संयुक्त रूप से अस्थायी सदस्यता यानी कि वीटो की मांग करते हैं। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। जो जी4 है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 2005 में। और इसमें कौन-कौन से देश शामिल है? तो ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान, ये 4 देश से शामिल है। और ये जो चारों देश हैं ये संयुक्त रूप से अस्थायी सदस्यता यानी कि वीटो शक्ति की मांग करते हैं। जर्मनी का विरोध रूसी है, यानी कि जो जर्मनी है उसका विरोध कौन करता है? तो रूस करता है। जापान का कट्टर विरोधी यानी कि जापान का विरोध कौन करता है? तो चीन है। चीन भारत का भी विरोधी है। चीन 2 देशों का विरोध करता है, जापान और भारत का। ब्राजील का विरोध करने वाला इस ग्रुप में कोई नहीं है। दक्षिणी अमेरिका से ब्राजील आता है और उस महाद्वीप में किसी भी देश के पास वीटो शक्ति नहीं है। अगला आता है जी7 ये भी इंपॉर्टेंट है। जी7 इसकी स्थापना 1975 में हुई। यह सात विकसित देशों का एक संगठन है। और इसमें 7 देश कौन-कौन से हैं? तो कनाडा है, यूएसए है, यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है। पहले इसमें रूस यानी कि जी7 में पहले रूस भी आता था, तब इसका नाम जी8 था। तब इसका नाम क्या था? जी8 था। अगला समूह है या संस्था है जी20। इसकी स्थापना 1999 जी20 की स्थापना 1999 में हुई थी। यहाँ 20 देशों के केंद्रीय बैंक के गवर्नर का बैठक होता है। अगला है एनपीटी क्या होता है? तो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इसकी स्थापना यानी कि एनपीटी की स्थापना 1968 में हुई थी। इसे संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देश इस बात को स्वीकार करते हैं कि 1974 से पहले परमाणु बम जिन देशों के पास था वे ही परमाणु बम रख सकते हैं। बाकी यहाँ पे है होना चाहिए, बाकी के देश नहीं रख सकते हैं। एनपीटी के अनुसार अमेरिका, यूके, फ्रांस, रसिया, चाइना यही परमाणु संपन्न देश है। यानी कि एनपीटी किन्हें परमाणु संपन्न देश मानता है? तो अमेरिका को, यूके को, फ्रांस को, रसिया को और चाइना को। भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है। अगला है
एनएसजी, एनएसजी का फुल फॉर्म कहता है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है। इसकी स्थापना 1974 में हुई। एनएसजी की स्थापना कब हुई थी? तो 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। यह 48 से देशों का एक संगठन है जिसके पास यूरेनियम का प्रचुर भंडार है। यह शांतिपूर्ण कार्य यानी कि बिजली उत्पादन के लिए यूरेनियम में उपलब्ध कराता है। यह उन्हें ही यूरेनियम में देता है जो एनपीटी पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत इसका सदस्य बनना चाहता है ताकि ये जो भारत है यूरेनियम ले सके, किंतु चीन जो है यह भारत का विरोध करता है। जब तक एनएसजी के 48 सदस्य सर्वसम्मति से किसी सदस्य को मान्यता नहीं देते, तब तक उसे एनएसजी का सदस्य नहीं बनाया जाता है। उसके बाद ये अगला है सीटीबीटी। सीटीबीटी अभी उसी टाइम से हम लोग सीटीबीटी पे चर्चा कर रहे थे लोग, या उसे देख रहे थे। सीटीबीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। इसकी स्थापना 1996, सीटीबीटी की स्थापना 1996 में हुई थी। यह संधि जल थल तथा वायु में नाभिकीय परीक्षण पर रोक लगाता है। भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है, यानी कि सीटीबीटी पे भी हस्ताक्षर नहीं किया है और एनपीटी पे भी हस्ताक्षर नहीं किया है। भारत ने भूमिगत यानी कि अंडरग्राउंड परमाणु परीक्षण किया। नोट पॉइंट देते हैं लोग कि 18 मई 1974 को भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, जिसका कोड नाम है स्माइलिंग बुद्धा। जिसका कोड नाम क्या था? तो स्माइलिंग बुद्धा था। यह परीक्षण पूर्णतः सफल नहीं था, यानी कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो था वह पूर्णतः क्या था? तो सफल नहीं था। 11 तथा 13 मई 1998 को भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया। इसका कोड नाम है शक्ति 998 है, यानी कि शक्ति 98 था। यह पूर्णतः सफल था, यानी कि 11 तथा 13 मई को जो परमाणु परीक्षण हुआ था और यह क्या था? तो यह पूर्णतः सफल था। भारत ने अपना परमाणु बम का परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किया था। कहाँ पे किया था? तो पोखरण में। उसके बाद ये अगला टॉपिक है वासिनारे अरेंजमेंट है। इसकी स्थापना 1996 में हुई। यह परमाणु हथियारों के उत्पादन, प्रसारण तथा रासायनिक हथियारों पर नियंत्रण रखता है। नेक्स्ट है एमटीसीआर, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजन। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी, यानी कि एमटीसीआर की स्थापना कब हुई थी? तो 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। यह मिसाइलों के व्यापार पर नियंत्रण रखता है। भारत इसका नवीनतम यानी कि 35वां सदस्य बन गया है। भारत जो है वह एमटीसीआर का सदस्य है। इसके सदस्य देश ही 300 किलोमीटर मारक क्षमता वाली मिसाइल की खरीद बिक्री कर सकते हैं। चाइना इसका सदस्य देश नहीं है, यानी कि एमटीसीआर है उसका सदस्य कौन नहीं है? तो चाइना नहीं है, जिस कारण वह लंबी दूरी की मिसाइलों की खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं। चाइना यदि एमटीसीआर का सदस्य बनना चाहे तो उसे भी 35 देशों के सर्वसम्मति से प्रवेश करना होगा, जिसमें भारत उसका विरोध कर देगा। नेक्स्ट है नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। नाटो की स्थापना कब की गई थी? तो 1949 में। यह एक सैनिक संगठन है। कई बार एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बना है कि जो नाटो है यह किस प्रकार का संगठन है? यह एक प्रकार का सैनिक संगठन है जिसमें 32 देश आते हैं। इसमें कितने देश शामिल है? तो 32 देश है। 32वां देश है स्विट्जरलैंड। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स से, यहाँ पे ब्रुसेल्स होना चाहिए। ब्रुसेल्स में कोई भी देश यदि इन पर हमला करता है, यानी कि 32 देश पे अगर 32 देश के अलावा यानी कि अन्य देश से इन 32 देशों पे हमला करता है तो ये सभी उन पर आक्रमण करते हैं। भारत, रूस, चीन इसके सदस्य नहीं है। भारत भी नहीं है, रूस भी नहीं है और चीन भी नहीं है। नेक्स्ट है ईयू। इसका फुल फॉर्म होता है यूरोपियन यूनियन। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। यह यूरोप के 28 देशों का एक संगठन है। इन 28 देशों की एक कॉमन विदेशी तथा आर्थिक नीति है। इन 28 में से 19 देशों की एक मुद्रा है, यानी कि जो इनमें से जो 28 देश शामिल है, इनमें से जो 19 देश हैं उनकी एक ही मुद्रा है, जिसे यूरो करेंसी कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? तो यूरो करेंसी कहते हैं। उसके बाद है आसियान। आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो 1967 में। यह 10 देशों का एक संगठन है जिसका मुख्यालय जकार्ता में है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो जकार्ता में है। नेक्स्ट है सार्क। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। यह 8 देशों का एक संगठन है। इसकी स्थापना 1985 में हुआ था। इसका मुख्यालय काठमांडू में है, यानी कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? तो काठमांडू में है। यह एक आर्थिक संगठन है। यह एक क्या है? तो आर्थिक संगठन है।
नेक्स्ट है आईबीएसए। आईबीएसए की स्थापना उसके बाद है आईबीएसए। आईबीएसए की स्थापना 2003 में हुई थी। इसमें 3 देश आते हैं। इसमें कितने देश आते हैं आईबीएसए में? तो 3 देश आते हैं, इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। और यह जो आईबीएसए यह किस प्रकार का संगठन है? तो यह एक प्रकार का आर्थिक संगठन है। यह जो आईबीएसए यहाँ से इसका फुल फॉर्म निकल सकता है। तो आई से हो जाएगा इंडिया, बी से हो जाएगा ब्राज़ील, एस से हो जाएगा साउथ अफ्रीका। उसके बाद है ब्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना 2009, जो ब्रिक्स है उसकी स्थापना 2009 में हुई थी। या 5 देशों, कितने देशों? तो 5 देश कौन-कौन से हैं? तो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका का एक आर्थिक सम्मेलन है। ब्रिक्स में सम्मिलित नया देश, ब्रिक्स में सम्मिलित अभी कौन-कौन से नया देश हैं? तो मिस्र है, इथियोपिया है, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात, ये ब्रिक्स में अभी हाल ही में शामिल हुए हैं। ब्रिक्स देशों ने अपना बैंक बनाया है, जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी कहते हैं। एनडीबी की स्थापना 2014 एनडीबी की स्थापना 2014 में शंघाई में की गई थी। उसके बाद है एआईआईबी। एआईआईबी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है। इसकी स्थापना 2016 में बीजिंग में की गई थी। नेक्स्ट है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक है। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना 1966 में मनीला में की गई थी। नेक्स्ट है डब्ल्यूबी यानी कि वर्ल्ड बैंक है। इसकी स्थापना 1944 में वाशिंगटन डीसी में की गई। यह विकास के लिए ऋण देता है। सॉरी, यहाँ तो होना चाहिए विकासशील देशों। यह जो है वर्ल्ड बैंक, यह विकासशील देशों के लिए क्या करता है? तो यह ऋण देता है या विकास के लिए भी ऋण देता है। उसके बाद है आईएमएफ। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। इसका फुल फॉर्म होता है, बहुत बार एग्जाम में आईएमएफ का फुल फॉर्म आता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1945 को वाशिंगटन डीसी में की गई। यह भुगतान संतुलन के लिए ऋण देता है। यह जो आईएमएफ है यह किसके लिए ऋण देता है? तो भुगतान संतुलन के लिए। नेक्स्ट है क्वाड। इसकी स्थापना 2007 में हुई। क्वाड की स्थापना कब हुई थी? तो 2007 में। क्वाड जो है वह, इसमें कौन कौन से देश शामिल है? तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता मंच है। इसका उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और समन्वय स्थापित करना है। यह संगठन चाइना को ट्रेड में घेराबंदी का कार्य करता है। यानी कि क्वाड की स्थापना क्यों की गई थी? क्योंकि चाइना जो है यह जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है इसमें हमेशा अशांति फैलाए रखता था। इसकी वजह से इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद है लिमुआ। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट है। यह समझौता भारत और अमेरिका के बीच 2016 में हुआ। इस समझौते के तहत भारत और अमेरिका एक दूसरे के नेवल यानी कि नौसैनिक और एयरबेस को उपयोग कर सकते हैं। यह समझौता भारत एवं अमेरिकी सेनाओं की एक दूसरे की सैन्य सुविधाओं तक पहुंच को आसान बनाता है। यह समझौता दोनों देशों की सेनाओं को मुख्य रूप से चार क्षेत्र जैसे पोर्ट ऑफ कॉल, संयुक्त अभ्यास, प्रशिक्षण और मानवीय सहायता तथा आपदा राहत में सुविधा प्रदान करता है। लिमुआ की सबसे बड़ी लाभार्थी भारतीय नौसेना है। लिमुआ की सबसे बड़ी लाभार्थी कौन है? तो भारतीय नौसेना है, जो विदेशी नौसेनाओं के साथ सबसे ज्यादा सूचनाओं का आदान प्रदान और अभ्यास करती है। उसके बाद है कॉमकासा। कॉमकासा का फुल फॉर्म होता है कम्युनिकेशन कॉम्पेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट है। यह संधि भारत और अमेरिका के बीच 2018 में हुआ। यह भारत और अमेरिका के प्रमुख सूचना संधि है। किस प्रकार का संधि है? तो यह सूचना संधि है। इसमें 2 बातें महत्वपूर्ण है। पहला बात है सिक्योर डाटा लिंक है, और दूसरी बात क्या है? भारत और अमेरिका रियल टाइम में एक दूसरे के डाटा को एक्सचेंज कर सकते हैं। उसके बाद है जिनेवा संधि या जिनेवा कन्वेंशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनेवा कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ सी यानी कि 1958। यह कब बना था? तो 1958 में। देश की तट से 12 नॉट तक के सैन्य कार्यवाही तथा 200 नॉट तक के आर्थिक क्रिया पर संबंधित देश का अधिकार होगा। यह किस कानून के तहत? तो जिनेवा कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ सी 1958 ने लॉ के तहत है। उसके बाद है इम्पोर्टेंट केस, यानी कि यह पॉलिटी का अंतिम टॉपिक होने वाला है। यानी कि बात करें कि यह जो टॉपिक है, इस टॉपिक को जो खान सर का बुक है, पॉलिटी बुक है, उसमें नहीं दिया गया है। यानी कि इसे अलग से पीडीएफ फॉर्मेट में दिया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं लोग। इसमें हम लोग देखेंगे लोग कौन कौन सा वाद हुआ था।
जिसमें सबसे पहला वाद है शंकरी प्रसाद विवाद। शंकरी प्रसाद विवाद या वाद इसे कह सकते हैं। यह कब हुआ था? तो 1951 में। शंकरी प्रसाद विवाद 1951 में हुआ था। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, यानी कि क्या निर्णय दिया था? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मूल अधिकार यानी कि भाग 3 के साथ संविधान में कहीं कहीं भी संशोधन कर सकती है। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनता है कि शंकरी प्रसाद वाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? तो भाग 3 के साथ-साथ इस संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकती है जो संसद है। नेक्स्ट है चंपकम। चंपकम में दोरई राजन बनाम मद्रास राज्य, और यह वाद कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। यह विवाद कब हुआ था? तो 1951 में। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास के कम्युनल ऑर्डर को असंवैधानिक घोषित कर दिया। मद्रास के कम्युनल ऑर्डर को असंवैधानिक घोषित किस वाद में किया गया? तो चंपकम में दोराई राजन वाद में। सरकार ने अनुच्छेद 15(4) और 16(4) जोड़ा। इसके बाद ये मंडल आयोग की रिपोर्ट आई और मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया गया। इसी वाद के तहत यानी कि मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया गया। नेक्स्ट है बेरूबारी संघ मामला। बेरूबारी संघ मामला या बेरूबारी संघवाद या 1960 में हुआ था। कभी कभी छोटे छोटे एग्जामों में डायरेक्ट यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चन बन जाता है कि बेरूबारी संघ मामला यह कब हुआ था? तो 1960 में। बेरूबारी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि भारत का कोई हिस्सा किसी दूसरे राष्ट्र को सौंपा जाएगा तो यह विशेष बहुमत के आधार पर होगा। यानी कि इस वाद में क्या कहा गया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कि भारत का अगर कोई भी हिस्सा है किसी दूसरे राष्ट्र यानी कि देश को सौंपा जाएगा तो यह विशेष बहुमत के आधार पर ही इसका बंटवारा यानी कि सौंपा जा सकता है। नेक्स्ट है सज्जन सिंह वाद। सज्जन सिंह जो वाद था यह 1965 में हुआ था। कब हुआ था? 1965 में। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मूल अधिकार यानी कि भाग 3 के साथ-साथ संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकती है। सज्जन सिंह वाद में भी संशोधन को यानी कि संवैधानिक माना कि भाग 3 में भी संशोधन किया जा सकता है और संविधान के किसी भी पार्ट में भी संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट है गोलकनाथ विवाद या गोलकनाथवाद या 1967 में हुआ था। कब हुआ था? यह 1967 में हुआ था। इसमें 11 जज थे। गोलकनाथ वाद में कितने जज थे? तो इसमें 11 जज थे। यह दूसरी सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ थी। सबसे बड़ी यानी कि दूसरी संवैधानिक पीठ कौन है? तो गोलकनाथ विवाद है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती है। ये भी जो वाद है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वाद में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्णय आया था कि जो मूल अधिकार है उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि किस वाद में या विवाद में कहा गया था कि मूल अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है केशवानंदा भारती वाद। केशवानंदा भारती वाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केशवानंद भारती वाद यह 1973 में हुआ था। कब हुआ था? यह 1973 में। इसमें 13 जज थे। इसमें कितने जज थे? तो 13 जज थे, यानी कि यह सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ थी। इसमें कहा गया कि संसद मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है किंतु संविधान का मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। यानी कि इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल अधिकार में तो संशोधन किया जा सकता है लेकिन संविधान का मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो 39वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था। कब हुआ था? 1975 में। 75 में यह व्यवस्था किया गया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा पीएम के चुनाव में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगी किंतु सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचा के विपरीत बताकर यह रद्द कर दिया। यानी कि 39वां संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। उस समय पीएम इंदिरा गांधी थी। उस समय पीएम कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। और यह संशोधन किस लिए किया गया था कि इसमें यह व्यवस्था किया गया था कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तथा जो प्रधानमंत्री के चुनाव है उस चुनाव में न्यायालय यानी कि कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। नेक्स्ट है मेनका गांधी बनाम राज्य संघ। यह कब हुआ था? तो यह 1978 में हुआ था। कब हुआ था? यह वाद 1978 में। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने विदेश जाने के अधिकार को मौलिक अधिकार के अंतर्गत माना। यहाँ पे आप करेक्ट करेंगे, अनुच्छेद 21 भी हो सकता है या अनुच्छेद 19 भी हो सकता है कि जो विदेश जाने का अधिकार है उसे डायरेक्ट यहाँ से कट करेंगे आप मौलिक अधिकार करके। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने विदेश जाने के अधिकार को मौलिक अधिकार के अंतर्गत माना। अनुच्छेद 14, 19, 21 को एक दूसरे के सह संबंधित है। या जो 14 है, 19 है और 21 है, या एक दूसरे से सह संबंधित है। किस अनुच्छेद को गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है? तो 14, 19 और 21 या जो 3 अनुच्छेद है इसी अनुच्छेद को गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है कि किस अनुच्छेद को गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है।
इस वाद में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यानी कि विधि की सम्यक प्रक्रिया को निहित किया गया। नेक्स्ट है मिनर्वा मिल्स। मिनर्वा मिल्स वाद यह 1980 में हुआ था। मिनर्वा मिल्स वाद यह कब हुआ था? तो 1980 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संसद को संशोधन करने की शक्ति सीमित है। जो संसद है, संसद को संशोधन करने की शक्ति क्या है? तो इसमें सीमित है। राज्य का नीति निदेशक तत्व को मौलिक अधिकार पर प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि राज्य का जो नीति निदेशक तत्व है उसको मौलिक अधिकार पे प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। यह किस वाद में कहा गया था? तो मिनर्वा मिल्स वाद में कहा गया था। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल अधिकार और डीपीएसपी यानी कि नीति निदेशक तत्व को एक सिक्के के दो पहलू माना। राष्ट्रपति शासन का न्यायिक पुनर्लोकन किया जा सकता है। यानी कि इसी वाद में, मिनर्वा मिल्स वाद में भी कहा गया कि राष्ट्रपति शासन है, जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है उसका न्यायिक पुनर्लोकन किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे बात की जाए तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और 42वां संविधान संशोधन 1976 में यह कहा गया कि संसद को संशोधन की असीमित शक्ति प्राप्त है, किंतु सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स का हवाला देकर रद्द कर दिया, यानी कि इसे भी रद्द कर दिया। नेक्स्ट है शाहबानो बेगम वादे। शाहबानो बेगम वादे यह कब हुआ था? तो जो शाहबानो बेगम वाद है यह 1985 में हुआ था। कब हुआ था? यह 1985 में हुआ था। इस वाद में शाहबानो बेगम को गुजारा भत्ता देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया। नेक्स्ट है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद यह 1992 में हुआ था। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद यह कब हुआ था? तो 1992 में। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण पर 50% की सीमा लगा दी। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण पर 50% की सीमा लगा दी? तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद में। यह जो 50% की सीमा यानी कि आरक्षण कोई भी स्टेट हो या केंद्र सरकार है 50% से अधिक के आरक्षण नहीं दे सकती है। क्रीमी लेयर को आरक्षण न प्रदान करने का निर्देश इसी वाद में दिया गया। सामान्य वर्ग का 10% यानी कि जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण रद्द कर दिया गया। इसी के तहत सामान्य वर्ग का 10% आरक्षण को रद्द कर दिया गया इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद में। नेक्स्ट है एस.आर. बुम्बईवाद। एस.आर. बुम्बईवाद यह कब हुआ था? तो जो एस.आर. बुम्बईवाद है यह 1994 में हुआ था। कब हुआ था? 1994 में। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने आपातकाल यानी कि राष्ट्रपति शासन को जरूरी प्रावधानों के तहत ही सिर्फ माना। इसका प्रयोग विशेष परिस्थिति में करे। पंथ निरपेक्षता को मूल ढांचा माना, यानी कि जो एस.आर. बुम्बईवाद है इसी में पंथ निरपेक्षता को मूल ढांचा के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने माना था। नेक्स्ट है सरला मुदगल वाद है। यह कब हुआ था? तो सरला मुदगल वाद 1995 में हुआ था। कब हुआ था? 1995 में। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने एक समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करने की जरूरत महसूस की। एक शादी खत्म होने पर ही व्यक्ति दूसरी शादी कर सकता है। धर्म परिवर्तन करके शादी नहीं कर सकता है। यह किस वाद में कहा गया? तो सरला मुदगल वाद में कहा गया था। नेक्स्ट है बिल्किस बानो वाद यह 2008 में हुआ था। कब हुआ था? यह बात 2008 में। 2002 के गोधरा कांड कब हुआ था? तो 2002 में। 2002 के गोधरा कांड में बिल्किस बानो के परिवार की हत्या कर दी गई, जिसमें कोर्ट ने 2008 में 11 कैदियों को उम्र कैद की सजा सुना दी। परंतु 15 अगस्त 2022 को इन 11 कैदियों को गुजरात सरकार ने रिहा कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय पर पुनर्विचार किया और गुजरात सरकार की सजा माफी को गलत करार दिया और दोषियों को फिर से जेल जाने का आदेश दिया। यानी कि जो बिल्किस बानो वाद कब हुआ था? तो 2008 में हुआ था। और ये गोधरा कांड जो 2002 में हुआ था उसमें 11 कैदियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और 15 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार ने उन 11 कैदियों को रिहा करा दिया था। और इसी के तहत यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय को फिर पुनर्विचार किया और पुनर्विचार करने के बाद उन 11 कैदियों को फिर से जेल भेज दिया। नेक्स्ट है सायरा बानो केस 2017 में हुआ था। सायरा बानो केस कब हुआ था? तो 2017 में। और सायरा बानो केस का संबंध किससे है? तो इसका संबंध 3 तलाक से है, यानी कि इसे सायरा बानो केस को 3 तलाक वाद भी कहा जाता है। सायरा बानो वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने 3 तलाक को धर्म की अधिक जरूरी प्रैक्टिस से नहीं माना और सरकार को इसके संबंध में कानून बनाने का निर्देश दिया। सरकार ने 2019 में कानून बनाकर 3 तलाक को अवैध घोषित कर दिया और इसके लिए सजा का प्रावधान किया। 3 तलाक को कब अवैध घोषित किया गया था? तो 2019 में घोषित किया गया था। और जो सायरा बानो केस था यह कब हुआ था? तो 2017 में हुआ था।
नेक्स्ट है सफीन जहां बना में अशोकन के एम वादे। यह कब हुआ था? तो यह वादे 2018 में हुआ था और इस वाद को हादियावाद के नाम से भी जाना जाता है और इसका संबंध किससे हो जाएगा? तो मैरिज केस है, यानी कि यह क्या है? तो मैरिज केस है। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने शादी करने के अधिकार को आर्टिकल 21 के अंतर्गत माना, यानी कि जीवन साथी चुनने का अधिकार इसी वाद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने माना था। और किस आर्टिकल के तहत जीवन साथी चुनने का अधिकार दिया गया है? तो आर्टिकल 21 के तहत दिया गया है। नेक्स्ट है शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ। अगला वाद कौन सा है? शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ। यह 2018 में हुआ था। यह कब हुआ था? 2018 में। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन साथी चुनने के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत माना और हॉनर किलिंग्स को अवैध घोषित कर दिया। हॉनर किलिंग्स को अवैध घोषित किस वाद के तहत किया गया था? तो शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ के तहत किया गया था। नेक्स्ट है जोसेफ साइन बनाम भारत संघ। यह कब हुआ था? तो यह वाद 2018 में हुआ था। कब हुआ था? 2018 में। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने एडल्ट्री यह जो वाद है यह एडल्ट्री से संबंधित है। एडल्ट्री डाइवोर्स का ग्राउंड्स होगा, यानी कि यहाँ से जो यह लाइन इंपॉर्टेंट है इस वाद में बात की जाए तो आईपीसी की धारा जो है वह 497 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। किस वाद के तहत आईपीसी 497 को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया, यानी कि असंवैधानिक घोषित कर दिया? तो जोसेफ साइन बनाम भारत संघ में। और इसका संबंध किससे हो जाएगा? जोसेफ साइन बनाम भारत संघ का तो एडल्ट्री से इसका संबंध हो जाएगा। अगला है जजेज वादे, यानी कि जजेज वाद है। जज के द्वारा कुछ वाद किए गए थे या जजों के खिलाफ कुछ वाद किए गए थे या जजों से संबंधित इसका जो विवाद था उसके बारे में है। पहला है इसमें एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ। यह कब हुआ था? तो यह 1981 में हुआ था। यह वाद कब हुआ था? तो 1981 में। और यह प्रथम जजेस के साथ राष्ट्रपति सीजीआई की गलती मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, यानी कि यहाँ पे गलत नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति जो होता है वह सीजीआई की राय, यहाँ पे राय होना चाहिए कि राय मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति में राष्ट्रपति सीजीआई की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। यह लाइन ने अच्छा से दिया गया, यानी कि इसका सेंटेंस अच्छा दिया गया है। इससे जो पहला लाइन है इसमें सेंटेंस थोड़ा सा गड़बड़ है, तो आप इसे ही याद रखेंगे कि इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति में राष्ट्रपति जो है वह सीजीआई की सलाह मानने के लिए बाध्य क्या है? तो बाध्यकार नहीं है, यानी कि बाध्यकारी नहीं है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। यह वाद 1993 में हुआ था। यह वाद कब हुआ था? 1993 में। इसे ड्यूटियस जजेस केस भी कहते हैं। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने एसपी गुप्ता वाद के फैसले को बदल दिया और राष्ट्रपति को सीजेआई की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी कर दिया, यानी कि जो पहला जजेज केस था उसको इसमें क्या हुआ? तो पलट दिया। दूसरा जो जजेज केस था उसने पलट दिया। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने एसपी गुप्ता वाद के फैसले को बदल दिया और जो राष्ट्रपति हैं राष्ट्रपति को सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी कर दिया। इसमें कोलेजियम प्रणाली का जन्म हुआ। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस वाद में कोलेजियम प्रणाली का जन्म हुआ था? तो सुप्रीम कोर्ट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में, यानी कि द्वितीय जजेस केस में कोलेजियम प्रणाली का जन्म हुआ। नेक्स्ट है के आर नारायण मामला। यह 1998 में हुआ था। यह कब हुआ था? 1998 में। इसे तीसरा जजेस केस भी कहते हैं। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सीजेआई को कोलेजियम की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी कर दिया। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे उन्हें कोलेजियम की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया। कोलेजियम क्या होता है? तो कोलेजियम में 5 जज होते हैं। एक होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सीजेआई और 4 जो इसमें सीनियर जज होते हैं, उसी को मिलाकर कोलेजियम में कहा जाता है। नेक्स्ट है नोटा जजमेंट यह 2013 में आया था। कब आया था? नोटा जजमेंट यह 2013 में हुआ था। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने नोटा के अधिकार को अनुच्छेद 19 के एक के अंतर्गत माना। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि किस वाद के अंतर्गत नोटा का जो अधिकार है, यहाँ से डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बनता है कि नोटा के अधिकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत माना गया है? तो अनुच्छेद 19 का 1 के अंतर्गत माना गया है। और किस जजमेंट में दिया गया था? या जजमेंट यह कब आया था? 2013 में आया था। नोटा का फुल फॉर्म की बात की जाए तो नोटा का फुल फॉर्म होता है नॉन ऑफ दी अबव, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है अगला बात है सुप्रीम कोर्ट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2015 यह चतुर्थ जजेस केस था। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने
एनजेएसी को रद्द कर दिया और क्योंकि यह शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को उल्लंघन करता था। एनजेएसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट से कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है। इस प्रकार हम लोग का जो पॉलिटी का फाउंडेशन बुक था यह हम लोग रिवीजन कर चुके हैं लोग। और अब इसके स्थान पे आप लोग कमेंट करेंगे कि बायोलॉजी शुरू किया जाए या कौन से सब्जेक्ट की शुरुआत किया जाए।